हमारा आज का टॉपिक है एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम्स के बारे में एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि एंजाइम जो हैं दे आर दी बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, और सारा जो रिएक्शंस हैं वो परफॉर्म हम बॉडी के होते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द इंट्रोडक्शन, एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट सिंथेसाइज्ड बाय लिविंग सेल्स दैट एक्सेलरेट द बायोकेमिकल रिएक्शंस। ये जो एंजाइम्स हैं वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं और वो लिविंग सेल्स के जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको एक्सेलरेट करते हैं, मतलब कि उनको फास्ट करते हैं, उनको स्पीड अप करते हैं। ठीक है, तमाम जो रिएक्शंस हैं वो बहुत आसानी से हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम्स। The orderly course of metabolic processes is only possible because each cell is equipped with its own genetically determined set of enzymes। ठीक है, वो ये कह रहा है कि जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं वो बहुत तरीके से होते हैं। ठीक है, बहुत ऑर्डरली होते हैं क्योंकि तमाम सेल्स के अंदर जो है जो सेट ऑफ एंजाइम्स हैं वो पहले से जेनेटिक्स ने डिटरमिन किया हुआ है कि कौन से सेल में कौन से एंजाइम ने कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है, इट्स ऑल बीन डिसाइडेड बाय द जेनेटिक्स ऑफ अ पर्सन। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर जो एंजाइम्स लिवर में एक्ट कर रहे हैं तो वो जेनेटिकली डिटर्मिन्ड हैं कि उन्होंने लिवर में ही एक्ट करना है। सेम इज़ द केस विद द स्टमक, सेम इज़ द केस विद द स्प्लीन। सब ऑर्गन्स के, सब सेल्स के, सब एंजाइम जो हैं वो जेनेटिकली डिटर्मिन्ड होते हैं पहले से। It is only this that allows coordinated sequence of reactions, the metabolic pathways। ठीक है, जो metabolic pathways हैं उनमें इनका बहुत important रोल है। Involved in many regulatory mechanisms, बहुत सारे regulatory mechanisms में इनका रोल है। ठीक है, almost all enzymes are proteins except catalytic एक्टिव राइबोन्यूक्लिक एसिड्स दी राइबोजाइम्स। ठीक है, वो ये कह रहा है कि तमाम के तमाम जो है प्रोटीन्स एंजाइम जो हैं दे आर प्रोटीन्स इन नेचर। सिर्फ जो राइबोजाइम्स हैं दीज आर दी राइबोन्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, इसको कैटालिटिकली एक्टिव राइबोन्यूक्लिक एसिड्स कहा जाता है राइबोजाइम्स को। ये जो हैं दीज आर दी न्यूक्लिक एसिड्स। अदरवाइज जितने भी एंजाइम्स हैं बॉडी के अंदर वो सब के सब जो हैं वो प्रोटीन्स इन नेचर है। Enzymes are characterized by three distinctive features: catalytic power, specificity, regulation। ठीक है, कैटेलिटिक जो हर तमाम एंजाइम्स हैं उनके 3 डिस्टिंक्टिव फीचर्स होते हैं। पहली उसकी कैटेलिटिक पावर है कि वो किस हिसाब से कैटालिसिस करता है, कितनी उसकी जो है उसके अंदर पावर कितनी होती है। दूसरा ये वो कितना स्पेसिफिक होता है अपने सबस्ट्रेट के लिए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जिस एंजाइम ने जो स्पेसिफिक है अपने स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए वो उसी पे जाके एक्ट करेगा। ये नहीं है कि वो जो है रेंडमली घूम रहा है फिर रहा है, नहीं, उसका बहुत ही स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है जिस पे जाके वो एक्ट करता है। ठीक है, रेगुलेशन भी में भी इसका रोल है कि वो रेगुलेशन कैसे करता है। जितना एंजाइम उस वक्त पे चाहिए होता है वो उस वक्त पे एक्ट करता है, और बाकी फिर उसके एक्शन को इनहिबिटर्स होते हैं जो कि इनहिबिट कर देते हैं, और एक्टिवेटर्स होते हैं जो कि एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, so catalytic power ability to catalysis the biochemical reaction, accelerating reaction rates as much as 10 raised to the power 16 over uncatalyzed levels, far greater than any synthetic catalyst। वो ये कह रहा है कि जो कैटालिटिक पावर है दैट इज़ द एबिलिटी टू कैटलाइज द बायोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, और ये करता है एक्सेलरेट एक रिएक्शन को 10 रेज़ टू द पावर 16 टाइम्स। ठीक है, ओवर अनकैटलाइज्ड लेवल, जिसका ये मतलब है कि फार ग्रेटर देन एनी सिंथेटिक कैटलिस्ट के किसी भी जो सिंथेटिक कैटलिस्ट है उसके मुकाबले में नेचुरली ऑकरिंग जो एंजाइम्स होते हैं उनका जो रेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। 10 टू द पावर 16 टाइम्स वो जो है एक्सेलरेट करता है आपके रिएक्शन को। स्पेसिफिसिटी क्या है कि गिवन एंजाइम इज़ वेरी सेलेक्टिव, मतलब कि वो एंजाइम जो है वो एक स्पेसिफिकली मैंने आपको बताया सबस्ट्रेट पे जाके एक्ट करेगा, बोथ इन द सब्सटेंसेस विद विच इट इंटरैक्ट्स एंड इन द रिएक्शंस दैट इट कैटलाइज। ठीक है, दोनों सूरतों में ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, ना सिर्फ सबस्ट्रेट के लिए बल्कि उस रिएक्शन के लिए भी जो इसने करना है। ठीक है, both in the substances with which it interacts and in the reaction that it catalyzes।
रेगुलेशन में क्या होता है कि मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स एंड एक्टिवेटर्स के जब उसको एक्टिवेट करना होता है तो तब एक्टिवेटर जो हैं वो आ जाते हैं मतलब एक्ट करने के लिए, और जब इनहिबिटर्स इनहिबिट करना होता है तो इनहिबिटर्स आ जाते हैं। Enzyme nomenclature. Traditionally, enzymes often were named by adding the suffix "ase" to the substrate upon which they acted. मतलब कि जो नाम दिया गया है वो इस तरह से दिया गया है कि सफिक्स एज जो है वो लगता है हर एक के साथ, ठीक है। और जो शुरू में नोमेनक्लेचर कैसे कि जिस चीज़ को कैटेलाइज करता है उसका नाम शुरू में लगता है और एंड में एज जो है वो सबके लगता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, फॉस्फेटेज, मतलब कि जो फॉस्फेट ग्रुप की ब्रेक डाउन करे उसको फॉस्फेटेज एंजाइम कहते हैं। यूरिएज जो यूरिया की ब्रेक डाउन करे। कैटलेज जो कि कैटालिसिस करे प्रोटीएज जो कि प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन करे। कन्फ्यूजन अरोज फ्रॉम दिस ट्रिवियल नेम, सो अ न्यू सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स वाज डेवलप्ड बेस्ड ऑन नेचर ऑफ रिएक्शन इट हैव। वो ये कह रहे थे कि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है वो पैदा हो रही थी, तो एक नया सिस्टम जो है नोमेनक्लेचर का वो सामने आया जिसमें ये कहा गया कि जो नेचर ऑफ रिएक्शन है, मतलब जो रिएक्शन में हो रहा है उसकी बेस पे हम इसका नाम देंगे। शुरू में ये क्या था कि जो सबस्ट्रेट होता था उसकी बेस पे इसका नाम होता था, कि शुरू में सबस्ट्रेट का नाम होता था और साथ ही उसकी एज लगता था। लेकिन अभी जो एक न्यू सिस्टम आया है जिसमें कि नेचर ऑफ रिएक्शन जो है उसको यूज़ किया जाता है कि जैसी नेचर होगी वैसे उसका रिएक्शन का नाम होगा। सो 6 क्लासेस ऑफ रिएक्शंस आर रिकग्नाइज। टोटल 6 क्लासेस जो हैं वो आइडेंटिफाई हुई हैं अभी तक, जिनकी बेस पे इनके नाम रखे गए हैं। विद इन ईच क्लास आर सब क्लासेस एंड अंडर ईच सब क्लास आर सब क्लासेस विद इन विच इंडिविजुअल एंजाइम्स आर लिस्टेड। वो कह रहे हैं कि हर क्लास की सब क्लास है और फिर सब क्लास के अंदर भी सब क्लास है जिसको सब क्लासेस कहा गया है, जिसमें कि एंजाइम जो है उनको लिस्ट किया गया है। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन इट परफॉर्म्स। ठीक है, अब जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वो उस रिएक्शन की बेस पर उसका नाम दिया गया होगा जो कि परफॉर्म हुआ है, ठीक है। उसकी बेस पे उस को नाम दिया गया है उस एंजाइम को जो रिएक्शन वो परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीडो रिडक्टेज, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का रिएक्शन होगा, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे, फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। ये इसके एक एग्जांपल है ऑक्सीडो रिडक्टेज की। इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है और एग्जांपल क्या है, फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। इसी तरह ट्रांसफरेजेस, ट्रांसफरेजेस में क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, और इसमें एग्जांपल्स है मिथाइल ट्रांसफरेजेस एंड कार्बोक्सिल ट्रांसफरेजेस। मतलब कि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनको ट्रांसफ़र किया जाता है। हाइड्रोलिसिस क्या है, हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस होते हैं, ठीक है इसमें, एंड कार्बोक्सिलिक एस्टर हाइड्रोलिसिस इज द एग्जांपल। आइसोमरेजेस क्या है, आइसोमराइजेशन रिएक्शन होता है, ठीक है, और इसकी एग्जांपल क्या है, एपीमरेजेस, ठीक है। सो आइसोमरेजेस जो है उस में उसको क्यों ये नाम दिया गया, क्योंकि उसमें आइसोमराइजेशन होती है और उसका जो एग्जांपल है वो एपीमरेजेस है। लाइसिस में क्या होता है कि एडिशन टू डबल बॉन्ड्स है, इससे उसका नाम लाइसिस है, और उसकी जो एग्जांपल है वो कार्बोक्सी लाइसिस और एल्डिहाइड लाइसिस है, ठीक है। द लास्ट वन इज़ लाइगेसिस। अब लाइगेसिस को लाइगेसिस क्यों कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड विद एटीपी क्लीवेज, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एटीपी का जो मॉलिक्यूल है वो ब्रेक होता है और बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। एग्जांपल है उसमें अमीनो एसिड और आरएनए लाइगेसेस। ओके, नाउ कम्स टू द इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम्स। इंट्रासेलुलर एंजाइम्स वो होते हैं जो कि सिंथेसाइज एंड रिटेन्ड इन द सेल फॉर द यूज़ ऑफ सेल इटसेल्फ, ठीक है। वो एंजाइम्स जो कि सिंथेसाइज्ड होते हैं और सेल के अंदर ही रहते हैं सेल के अपने इस्तेमाल के लिए। दीज आर कॉल्ड द इंट्रासेलुलर एंजाइम एंड दे आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। एग्जांपल्स हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज कैटालिसिस की, जिसमें बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन होती है, एंजाइम्स इन्वॉल्व इन रिडक्शन इन द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये वो एंजाइम्स हैं जो कि सेल्स के अंदर ही बनते हैं और अंदर ही इस्तेमाल होते हैं। और इसकी एग्जांपल भी उन्होंने बता दी कि ऑक्सीडो रिडक्टेजेस है जो कि बायोलॉजिकल रिएक्शन को ऑक्सीडेशन को में यूज़ होता है।
Extracellular enzymes are synthesized in the cell but secreted from the cell to the work externally. ठीक है। अच्छा, अब एक्स्ट्रा सेलुलर वो एंजाइम्स हैं जो कि सिंथेसाइज तो सेल के अंदर होते हैं लेकिन वो सिक्रीट हो जाते हैं बाहर काम करने के लिए। वो सेल के अंदर इस्तेमाल नहीं होते बल्कि वो सेल से सिक्रीट हो जाते हैं। एग्जाम्पल क्या है? डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस बाय द पेंक्रियाज आर नॉट यूज बाय द सेल्स इन द पेंक्रियाज बट आर ट्रांसपोर्टेड टू द ड्यूडेनम। कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो कि पेंक्रियाज में प्रोड्यूस होते हैं जो कि यूज़ नहीं होते, पेंक्रियाज का सेल्स उनको यूज़ नहीं करते बल्कि वो ड्यूडेनम में चले जाते हैं। ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज, मोस्ट ऑफ एंजाइम्स कैरी आउट देयर फंक्शंस relying solely on their protein structure. Many others require the non-protein components cofactors. अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ आप आ जाएं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में वो कह रहा है कि मोस्ट ऑफ एंजाइम्स कैरी आउट देयर फंक्शंस ऑन देयर प्रोटीन स्ट्रक्चर। बहुत सारे एंजाइम जो हैं वो रिलाई करते हैं अपने प्रोटीन स्ट्रक्चर के ऊपर ही, ठीक है, जिस पे वो एक्शन परफॉर्म करें। सो दे आर रिलाइंग सोलली ऑन देयर प्रोटीन स्ट्रक्चर। मैनी अदर रिक्वायर्स नॉन प्रोटीन कंपोनेंट्स। ठीक है, कुछ एंजाइम जो हैं वो अपने ही प्रोटीन के स्ट्रक्चर पर रिलाई करते हैं और फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और कुछ जो हैं वो नॉन प्रोटीन कंपोनेंट्स को यूज़ करते हैं जिन्हें कोफैक्टर्स कहा जाता है, और मोस्टली इनकी वजह से जो इनका रिएक्शन है वो बहुत ही फास्ट हो जाता है। यूजुअली मेटल आयन और नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक पार्ट कोएंजाइम। ठीक है, कोफैक्टर्स और कोएंजाइम्स कैन बी यूज्ड in assistance with the enzymes. Less complex than proteins tend to be stable to heat. अच्छा, प्रोटीन से ज़रा लेस कम्प्लेक्स है, ठीक है, और हीट पर ज़्यादातर स्टेबल है क्योंकि हीट अक्सर रिएक्शन में यूज़ होती है। अगर ये अनस्टेबल होंगे और रिएक्शन फिर ये हीट में क्या होंगे? डिग्रेड हो जाएंगे। इस वजह से ये हीट के लिए ज़्यादा स्टेबल है। मैनी कोएंजाइम्स आर वाइटामिन और कंटेन वाइटामिन एज पार्ट ऑफ देयर स्ट्रक्चर। बहुत सारे कोएंजाइम जो है वो वाइटामिन है या प्रोटीन, वाइटामिन जो है वो इनका एक पार्ट है। फंक्शनल यूनिट ऑफ एंजाइम इज नोन एज द होलो एंजाइम। होलो एंजाइम इज इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस कोएंजाइम। जो फंक्शनल यूनिट है एंजाइम का वो होलो एंजाइम कहलाता है, और होलो एंजाइम्स में बेसिकली एपो एंजाइम और कोएंजाइम दोनों मौजूद होते हैं। एपो एंजाइम प्रोटीन विदाउट एनी कैटालिटिक एक्टिविटी, दैट इज़ द नेम ऑफ द एपो एंजाइम। ये वो प्रोटीन है जो कि इसकी कोई कैटालिटिक एक्टिविटी नहीं होती बट ये एज अ कोफैक्टर और कोएंजाइम जो है वो ऐड करता है। ठीक है। इफ़ द एंजाइम इज मेड ऑफ सिंगल पॉलीपेप्टाइड मोनोमेरिक एंजाइम दैट इज द ribonuclease trypsin. If the enzyme is made up of more than one polypeptide that is called the oligomeric enzyme. जो मोनोमेरिक एंजाइम है वो सिंगल पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बनता है और उसकी एग्जांपल राइबोन्यूक्लियेज और ट्रिप्सिन है, और जो ओलिगोमेरिक एंजाइम है वो एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बनता है और इसकी जो एग्जांपल है वो लैक्टेट, डिहाइड्रोजिनेज और एस्पार्टेट ट्रांस कार्बोमाइलेज है। ठीक है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ओलिगोमेरिक एंजाइम। मल्टी एंजाइम्स कॉम्प्लेक्स में क्या है कि मल्टीपल एंजाइम यूनिट टू कैरी आउट दी डिफरेंट रिएक्शंस इन सीक्वेंस। ठीक है, अब इसमें जो मल्टी एंजाइम है उसमें हमारे पास मल्टीपल बहुत सारे एंजाइम जो हैं वो यूज़ होते हैं टू कैरी आउट दी डिफरेंट रिएक्शंस इन दिस सीक्वेंस। ठीक है, सो इस स्लाइड में यही कहा गया है कि अगर सिंगल पॉलीपेप्टाइड हो एंजाइम में तो डेट इज़ कॉल्ड द मोनोमेरिक। अगर एक से ज़्यादा हो तो उसको कहते हैं ओलिगोमेरिक एंजाइम, और उसकी एग्जांपल है लैक्टेट, डिहाइड्रोजिनेज एंड एस्पार्टेट ट्रांस कार्बोमाइलेज। ठीक है, और जो मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है उसमें बहुत सारे एंजाइम्स यूज़ होते हैं और वो बहुत सारे डिफरेंट रिएक्शंस को सीक्वेंस में परफॉर्म करते हैं। अच्छा, ये जो लास्ट स्लाइड है इसमें एक चार्ट है जिसमें कोफैक्टर बताया गया है और उसके साथ ये बताया गया है कि किस एंजाइम के साथ वो एक्ट करता है एज अ कोफैक्टर या कोएंजाइम। तो थायमिन पायरोफॉस्फेट है जो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज के साथ एक्ट करता है। फ्लेनिन एडेनिन न्यूक्लियोटाइड जो है मोनोअमाइनो ऑक्सीडेज के साथ। ये सब एंजाइम्स राइट साइड पर हैं और उनके कोफैक्टर जो हैं वो लेफ्ट साइड पर हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एंजाइम्स। थैंक यू वेरी मच।